Hey students, good morning. How are you? Here I come with part 2 of Sectors of the Indian Economy. Chapter 2 from your economics book. फर्स्ट पार्ट में हमने इंडियन इकोनॉमी के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के बारे में पढ़ा था. इन सेक्टर्स में गुड्स और सर्विसेज को कैसे काउंट करते हैं यानी कि जीडीपी के कॉन्सेप्ट को समझा था. और हमने टर्सरी सेक्टर इतना यूज़फुल और नेसेसरी क्यों है ये भी जाना था. तो चलिए आज हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं. डिवीजन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप के बेस्ड पर हम सेक्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला है प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा ओन किया जाता है. इसका एम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है. इसमें काम कर रहे वर्कर्स की जॉब सिक्योर नहीं होती है और मेडिकल क्लेम, ग्रेच्युटी, पेंशन, हॉलीडेज इस तरह की कोई भी सुविधा आपको उपलब्ध नहीं कराई जाती है जैसे टिस्को और रिलायंस. और सेकंड आता है पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल और मैनेज करने का काम गवर्नमेंट करती है. इसका मेन एम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि पब्लिक को उसके वेलफेयर के लिए फैसिलिटीज़ अवेल करना है. और ये गवर्नमेंट अपने वर्कर्स को सभी नेसेसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है. उनको काम के घंटे निश्चित और वेतन भी निर्धारित होता है. इसके साथ साथ मेडिकल क्लेम, ग्रेच्युटी, पेंशन ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाती हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड. इन दोनों कैटेगरीज़ के अलावा हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी हमारी इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं जिसमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कि ऐसा सेक्टर जहां पर वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं. काम वेतन आपको आपके काम के बदले कितना मिलेगा ये भी निर्धारित होता है. आपके लिए वर्किंग कंडीशंस अच्छी अवेल कराई जाती हैं. आपको मेडिकल क्लेम, ग्रेच्युटी, पेंशन, हॉलीडेज आदि की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाती हैं. और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है जहाँ पर आपको काम करने के घंटे भी निश्चित करके नहीं दिए जाते. आपको ये पता ही नहीं कि आपको 8 घंटे, 6 घंटे या 12 घंटे भी काम करना पड़ सकता है. आपको कम से कम कितना वेतन दिया जा सकता है ये भी निर्धारित नहीं होता. सबसे बड़ी बात आपकी जॉब ही सिक्योर नहीं होती है और वर्किंग कंडीशंस तो बिल्कुल भी अप टू मार्क नहीं होती. आपको बुरी कंडीशंस में भी अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है और ग्रेच्युटी, पेंशन इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी. अब आती है अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम यानी कि जॉब नहीं मिलती है तो हम उसे बेरोज़गार कहते हैं. वैसे तो बेरोज़गार यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं लेकिन आपके चैप्टर में केवल 2 टाइप्स की बात की गई है. पहली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ए सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर एंगेज्ड देन रिक्वायर्ड. इसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. हम एक लक्ष्मी का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एक छोटा सा खेत की मालकिन है. उसके पास 2 हेक्टेयर लैंड है जिसमें इरिगेशन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है. वो इरिगेशन के लिए रेन पर निर्भर करती है और अपने खेत में अरहर और ज्वार जैसी फसलें ही उगाती है. उसके घर में 5 मेंबर्स हैं और पाँचों के पाँचों मेंबर्स पूरा साल
अपने उस खेत पर काम करते हैं। उनमें से कोई भी कहीं पर काम करने नहीं जाता है। और आप ये भी देखेंगे कि कोई भी खाली नहीं बैठा है, लेकिन उनका जो लेबर एफर्ट है वो डिवाइड हो जाता है। सभी काम कर रहे होते हैं, लेकिन कंप्लीटली एम्प्लॉयड कोई भी नहीं है। ये जो सिचुएशन है इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसमें वर्कर्स काम तो कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी क्षमता यानी कि अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहा होता है। इसे हम हिडन अंडर एम्प्लॉयमेंट या छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। वहीं पर यदि तभी एक दिन एक लैंडलॉर्ड सुखराम आता है, जो लक्ष्मी के परिवार के 2 मेंबर्स को अपने साथ अपने खेत में एज ए वर्कर काम करने के लिए लेकर जाता है। उन 2 मेंबर्स के कम हो जाने के बाद भी लक्ष्मी के खेत में प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आती है, यानी कि 3 मेंबर मिलकर भी उतना ही काम कर रहे हैं। यानी कि जब 2 व्यक्ति निकल गए, जब 5 काम कर रहे थे तब भी सेम प्रोडक्शन हो रही थी, और 2 के जाने के बाद अब 3 काम कर रहे हैं तो भी प्रोडक्शन उतनी ही हो रही है, लेकिन लक्ष्मी की अर्निंग बढ़ गई है। वो कैसे? जो 2 व्यक्ति सुखराम अपने साथ लेकर गया था, उनको वो वेजेस तो देगा, वेतन तो देगा। जब वो अपने खेत में काम कर रहे थे तो उनके प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन अब जब वो दूसरे खेत में काम कर रहे हैं तो वहाँ से वेतन लेकर आएंगे तो लक्ष्मी के परिवार की अर्निंग बढ़ जाएगी। और दूसरा टाइप है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलती है, यानी कि किसान जो होता है वो अपने खेत में बीज बोने से लेकर के काटने तक लगातार अपने खेत में हमें व्यस्त दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में बीज बोने और काटने के बीच का जो समय है वो केवल 1 या 2 महीने के अंतराल पर इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। अदरवाइज उन मंथ्स के बीच में जो फार्मर होता है वो बेरोजगार होता है, तो उसे हम सीजनल बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि मौसम के अनुसार बेरोजगारी। Now the question is arise that how to create more employment। हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। अभी हमने लक्ष्मी का एग्जाम्पल पढ़ा था, जो अपने खेत में इरिगेशन के लिए टोटली रेन पर डिपेंड करती है। सोचिए, अगर गवर्नमेंट थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके उसके खेत में ट्यूबवेल का अरेंजमेंट कर देती है तो वो अपने खेत में बेहतर प्रोडक्शन कर सकती है। और जब उसके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होगी तो वो अपनी लैंड में ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय कर पाएगी। उसके साथ साथ जो डैम या कैनल कंस्ट्रक्ट करके भी हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। यदि डैम और कैनाल बनाने से जो वाटर फैसिलिटी या इरिगेशन फैसिलिटीज़ कृषकों को मिलेगी, उससे जो फार्मर्स होते हैं वो दूसरे वर्कर्स को काम दे सकते हैं। इसके साथ साथ रोड कंस्ट्रक्शंस का काम करा करके भी हम रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत सारी जॉब फैसिलिटी क्रिएट हो गई हैं, और उनकी हेल्थ सिचुएशन को इंक्रीज़ करके भी हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ MG नरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट। ये एक्ट 2005 में पारित किया गया था। इसका एम 100 ईयर यानी कि साल के 100 दिनों में वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। ये उन वर्कर्स को काम की गारंटी देता है जो कि एलिजिबल हैं। यदि गवर्नमेंट ये प्रोवाइड कराने में फेल है, यानी कि मान लीजिए
गांव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर स्कूल, डिस्पेंसरीज या फिर तालाब, कैनाल्स, रोड कंस्ट्रक्शंस, ऐसे छोटे छोटे काम में वहाँ की लेबर्स को, उन वर्कर्स को जो कि काम करने के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें 100 दिन के काम की गारंटी देता है। और सोचिए, यदि गवर्नमेंट ये प्रोवाइड कराने में फेल होती है, वहाँ पर बारिश हो जाती है या ऐसा कोई काम बचा ही नहीं है, तो वो उन्हें रोज़गार भत्ता यानी कि एम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड कराएगी। इससे वो गांव के लोगों की इनकम के साथ साथ रोज़गार भी इंक्रीज कर रही है। हर स्टेट अपने एरिया के अंदर रीजनल क्राफ्ट को डेवलप करने के लिए भी काम कर रहा है। In this chapter, we have seen the ways of dividing the economic activities into some meaningful groups. One way of doing this is to examine whether the activity relates to the primary, secondary, or tertiary sector. The data of our country, India, for the last 30 years indicates that while services and goods produced in the tertiary sector contribute the most to GDP, the employment remains in the primary sector. We have also observed what all can be done for raising employment opportunities in the country. Another classification is to think whether people are working in unorganized or organized sector. Most people are working in the unorganized sectors and production is important for them. We also looked at the differences between public and private activities and why it is essential for public activities to focus on certain areas. Thank you very much.